गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं सभी लोगों के। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है टीजीटी की पेपर की, उसमें परिवर्तन किया गया है और वो अब 21 और 22 जुलाई को की गई है। पहले 14 और 15 मई को थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार की मंशा है, रही होंगी कुछ ना कुछ समस्याएं, इसलिए एग्ज़ाम डेट को कैंसिल किया गया और एग्ज़ाम डेट को लगभग 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और हम लोगों को तैयारी अपनी अच्छे ढंग से रखनी है। यदि हमारी तैयारी अच्छी होगी तभी हमारा सिलेक्शन होगा। यदि हम तैयारी में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, हम सोचेंगे कि भाई एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ रही है, पीछे हट रही है, आगे बढ़ रही है, हमें दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं। एक तैयारी का जो रिदम है वो बना रहना चाहिए। तैयारी का रिदम टूटना नहीं चाहिए साथियों। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यदि आप तैयारी में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं तो बेटे आप लोग बहुत गलत स्थिति में हैं। आप लोग अपने आप में सुधार करें और पेपर तो होगा, चाहे 1 महीना और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन पेपर ज़रूर होगा। क्योंकि साथियों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है ना। विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं 2027 में। तो आप लोग को चिंता कोई बात करने वाली है ही नहीं, पेपर तो होगा ज़रूर। और देखिए, नई भर्ती भी आएगी, नई भर्ती भी आएगी और नई भर्ती के लिए हम लोग एक नया बैच लॉन्च करेंगे साथियों। उसमें हम लोग तीनों सेक्शन देखेंगे, संविधान का भी क्लास लेंगे हम लोग, और विचारक का भी, सिद्धांत का भी क्लास लेंगे। और समय रहते साथियों हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। जिन भी साथियों का कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स है ना, तो उनके लिए मैं इकोनॉमिक्स का भी सेशन लेकर के आऊँगा। एकदम बेहतरीन तरीका से साथियों इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। इकोनॉमिक्स ऐसी पढ़ा देंगे आप लोगों को, बिल्कुल खोपड़ी में उतर उतर जाएगी, समझ लीजिए। बिल्कुल दिमाग में चली जाएगी। इकोनॉमिक्स जैसे पॉलिटी है अपनी, वैसे इकोनॉमिक्स है। मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर भी। ठीक है, आप लोग एक 2-4 सेशन लीजिएगा इकोनॉमिक्स, जब कब आपको पता चलेगा गुरुजी पॉलिटी से अच्छी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा के जाने हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। तो फिलहाल हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में साथियों हम लोगों ने जो अपना न्याय का चैप्टर है, हम राजनीतिक अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। और राजनीतिक अवधारणाओं में साथियों हम लोगों ने अधिकार देख लिया, स्वतंत्रता देख ली, समानता देख ली, है ना। और साथियों हम लोगों ने न्याय देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। तो साथियों, जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं लोकतंत्र से, वहाँ वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि आपको वही कंटेंट दिया जाए पेपर में छपने वाला, जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो टॉपिक डालिए लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा आपका पिछला चैप्टर रहा न्याय, न्याय से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे आपकी स्वतंत्रता हो, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अधिकार हो, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने जितने भी आपके पिछले एग्जाम में जो कथन पूछे गए हैं वो सभी सम्मिलित किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कथन छूटा है। अगर एक दो है भी, रहा भी होगा, तो मैं प्रैक्टिस सेशन में उसको करा दूंगा, मुझे पूरी तरीक़ा से पता है। चलिए बात करते हैं लोकतंत्र की। तो साथियों, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जो होता है वो विशेषाधिकारों का विरोधी होता है। यानी कि जो विशेषाधिकार होता है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकारों को क्या होता है, लोकतंत्र विरोधी होता है।
लोकतंत्र क्या होता है मेरे भाई? विशेषाधिकारों का विरोधी होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं हो सकते। कहाँ पर? लोकतंत्र में। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ये जो अपना अधिनायक तंत्र होता है, अधिनायक तंत्र के लिए हम साथियों सर्वाधिकारवाद, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे सर्वाधिकार, इसे क्या बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद, या इसे हम फांसीवाद के नाम से जानते हैं। फांसीवाद के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर है भाई? तो ये जो अपना अधिनायक तंत्र होता है, लोकतंत्र का क्या माना जाता है? ये विरोधी माना जाता है। लोकतंत्र का क्या माना जाता है? ये विरोधी माना जाता है। मैंने आपको बताया कि भाई जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में विशेषाधिकारों का अभाव होता है, यानी कि विशेषाधिकारों का विरोधी कौन होता है? तो लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र का विरोधी कौन होता है? तो अधिनायक तंत्र होता है। अधिनायक तंत्र का मतलब है सर्वाधिकारवाद या फांसीवाद। जो लोकतंत्र होता है अपना, लोकतंत्र साथियों व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता प्रदान करता है। लोकतंत्र जो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता प्रदान करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता प्रदान करता है। और ये जो अपना अधिनायक तंत्र होता है, अधिनायक तंत्र साथियों राज्य को सर्वोपरि मानता है, यानी कि ये राज्य को एक निरंकुश संस्था के रूप में मानता है। यानी कि अधिनायक तंत्र क्या मानता है? राज्य को एक निरंकुश संस्था के रूप में, निरंकुश संस्था के रूप में मानता है। मैंने आपको बताया कि भाई जो लोकतंत्र होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता प्रदान करता है, और वहीं अधिनायक तंत्र फांसीवाद या सर्वाधिकारवाद जो होता है वो राज्य को निरंकुश संस्था के रूप में मानता है। यह राज्य को एक सर्वोपरि मानता है। किसको? राज्य को। ये अधिनायक तंत्रवादी मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध वह अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। कौन मानते हैं? तो अधिनायक तंत्रवादी मानते हैं या फिर फांसीवादी मानते हैं साथियों। ये जो फांसीवादी है, मैंने आपको बताया फांसीवाद एक विचारधारा है। जब हम लोग विचारधारा पढ़ेंगे, चाहे उदारवाद हो, समाजवाद हो, फांसीवाद हो, उस समय हम लोग अधिनायक तंत्र को या फिर हम फांसीवाद या सर्वाधिकारवाद को देख रहे होंगे। फिलहाल हमारी जो इस सेशन में जो बात होगी वो हमारी टोटली लोकतंत्र पर बात होगी। जितनी भी आज हम चर्चा करेंगे वो हमारी पूरी तरीक़ा से लोकतंत्र पर चर्चा होगी। तो चलिए बात करते हैं। मैंने आपको बताया साथियों कि लोकतंत्र विशेषाधिकारों का विरोधी होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। बात क्लियर? आगे समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लोकतंत्र होता है साथियों, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र उदारवाद की देन मानी जाती है। लोकतंत्र किसकी देन मानी जाती है मेरे भाई? लोकतंत्र जो है मेरे साथी, लोकतंत्र उदारवाद की देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है? लोकतंत्र उदारवाद की देन मानी जाती है। किसकी देन है? उदारवाद की देन मानी जाती है। बात ठीक है जी, तो गुरु जी बहुत बढ़िया है ना। बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ मेरे साथी, है ना। अब ऐसा तो था नहीं कि भाई एकदम लोकतंत्र आ गया उठ के कहीं से, ऐसा नहीं था। कहीं निरंकुश राजतंत्र भी रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ लोकतांत्रिक क्रांतियां भी हुई होंगी, है ना। उसके बाद लोकतंत्र का पहला स्वरूप कौन सा था, लोकतंत्र का आखिरी स्वरूप कौन सा था, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग लोकतंत्र के प्रकारों पर बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए साथियों, हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं और राजनीतिक सिद्धांत हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। तो हमें वही पॉइंट उठाने हैं जहां से प्रश्न हमारा पूछता है।
या पूछा जा सकता है या पिछले एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, लोकतंत्र इतना है कि भाई हम लोग मतलब पढ़ते पढ़ते मूड ऑफ हो जाएगा हमारा, नहीं आता समझ में। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके पर्सन एग्जाम में पूछता है, जहाँ से फालतू चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। क्योंकि तैयारी तो सब कर रहे हैं, तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन तैयारी किस ढंग से करनी है। देखिए पढ़ते सब कुछ है, पढ़ते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब जैसे संविधान है, पॉलिटी है अपनी, उसमें तमाम टॉपिक है, हमें ये पता होना चाहिए हमें छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। जिस बच्चे को ये पता चल गई समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है भाई साहब। बात हमारी पक्की है और हम ऐसी बात बताते हैं। ठीक, बात करते हैं लोकतंत्र के विकास की। तो मेरे साथी ये जो लोकतंत्र है, एक आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, इसमें ही हम लोग पूरा करा देंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोकतंत्र के एक स्वरूप पर बात कर लेंगे, उसके बाद कल को हम लोग दूसरे स्वरूप पर बात कर लेंगे मेरे साथी। आप कहोगे गुरुजी आप यही वाला चित्र क्यों बनाते हैं? अरे सोचते होंगे ना बच्चे कि गुरुजी आप जो ये वाला चित्र भी तो बना सकते हैं, है ना भाई? कि गुरुजी आप ये वाला चित्र भी बना सकते हैं, आप यही वाला चित्र क्यों बनाते हैं? कि बेटा इसमें भी अंतर है। हाँ भाई, इसमें भी कहीं ना कहीं अंतर है। अब इसमें क्या होता है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मैं इसमें 2 जगह 3 जगह 4 जगह डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, जगह भी कम घेरता है। लेकिन इसमें गोले में क्या होता है कि मैं 1 जगह 3 जगह 4 जगह मैं कर दूँ तो कहीं ना कहीं जगह कम बचेगी, बोर्ड ज़्यादा भर जाएगा। इसीलिए मैं जो है ये वाला चित्र ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है भाई, चलिए। तो साथियों जो अपनी 16वीं और 17वीं शताब्दी थी, 16वीं और 17वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या था मेरे साथी, निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। किसका? निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। क्या था मेरे साथी? इस समय निरंकुश राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र विद्यमान था। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलकर जो 18वीं शताब्दी में, कहाँ पर भैया? 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, कुछ लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई। क्या हुई मेरे साथी? 18वीं शताब्दी में कुछ लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई और उन्हीं लोकतांत्रिक क्रांतियों के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और साथियों संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुई, कुछ लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई। क्रांति कौन कौन सी हुई मेरे साथी? क्रांतियों में जैसे अपनी अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, कौन सी क्रांति भैया? अमेरिकी क्रांति। अरे किसी के गांव में क्रांति नाम होगा ना महिला का, ऐसा ना है भैया, ऐसे ना है। हमारे गांव में है क्रांति नाम, लेकिन हम भैया नाम लेते ही ना, हमें पते हैं, फिर हिसाब किताब दूसरा हो जा, है ना। तो अमेरिकी क्रांति कब हुई थी मेरे साथी? 1776 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे भाई? 1776 ईस्वी में। दूसरी क्रांति कौन सी हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी मेरे साथी? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई, अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789। इसीलिए साथियों मैंने आपको बताया कि ये जो 18वीं शताब्दी है, इसी 18वीं शताब्दी को हम संवैधानिक शासन की क्रांति, संवैधानिक शासन की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, इसलिए हम लोग इसे संवैधानिक शासन की क्रांति कहते हैं। लिखिए यहाँ पर संवैधानिक
शासन की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। इसीलिए हमें क्या कहते हैं इसे, इसीलिए इसे संवैधानिक शासन की क्रांति कहा जाता है। संवैधानिक शासन की क्रांति कहा जाता, संवैधानिक शासन की शताब्दी, शताब्दी, तो इसे क्या कहा जाता है, संवैधानिक शासन की शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संवैधानिक शासन की शताब्दी किसे कहा जाता है, तो 18वीं शताब्दी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे साथ ही, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, बात करते हैं मेरे साथी 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में क्या था, 19वीं शताब्दी में साथियों व्यक्तिवादी लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र आया, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, या हम इसे क्लासिकी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा लोकतंत्र भैया, क्लासिकी, क्लासिकी लोकतंत्र, ठीक। तो 19वीं शताब्दी में कौन सा लोकतंत्र, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, या फिर हम इसे क्लासिकी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में कौन सा लोकतंत्र स्थापित हुआ, 20वीं शताब्दी में ये हुआ विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। कौन सा भैया, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र, ठीक है, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। आगे चलकर कुछ समय पश्चात विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का जो स्थान था वो बहुलवादी लोकतंत्र ने ले लिया। किसने ले लिया, बहुलवादी लोकतंत्र ने ले लिया, बहुलवादी लोकतंत्र ने ले लिया। इतनी बात क्लियर है मेरे साथी, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई जो अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि भाई जो अपनी 16वीं और 17वीं शताब्दी थी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर राजतंत्र विद्यमान था। वहीं 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में कुछ लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुई और लोकतांत्रिक क्रांतियों के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और साथियों संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई। तो कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, जैसे कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इसीलिए साथियों जब इस 18वीं शताब्दी में संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई, इसीलिए साथियों इस 18वीं शताब्दी को हम संवैधानिक शासन की शताब्दी भी कहते हैं। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में कौन सा लोकतंत्र आया अपना, व्यक्तिवादी लोकतंत्र आया, या फिर इसे हम क्लासिकी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवादी लोकतंत्र के प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर इसके विरोध स्वरूप जो लोकतंत्र स्थापित हुआ वो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र स्थापित हुआ। और विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का जो स्थान था आगे चल करके 20वीं शताब्दी में ही बहुलवादी लोकतंत्र ने ले लिया। किसने ले लिया मेरे भाई, बहुलवादी लोकतंत्र ने ले लिया किसका स्थान, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का स्थान। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथी। चलिए टॉपिक डाल दीजिए साथियों आप लोग, क्लासिकी लोकतंत्र। बात करेंगे हम क्लासिकी लोकतंत्र पर, उसके बाद हम लोग विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र पर बात करेंगे, उसके बाद बहुलवादी लोकतंत्र पर बात करेंगे। प्रयास करेंगे साथियों क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी भी ना हो अपनी
और जो है अपना टॉपिक भी जल्दी कवर हो जाए। इसलिए हम लोग साथ के साथ लिखते चलेंगे, साथ के साथ समझते चलेंगे, ठीक है। वरना क्लास अपनी 2 घंटे की हो जाएगी जिस जिस प्रकार से हम चाहते हैं। अब कुछ ना कुछ तो कटौती करनी पड़ेगी। चलिए टॉपिक डालिए आप लोग, क्लासिकी लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र। क्लासिकी लोकतंत्र, क्लासिकी लोकतंत्र, या हम इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवादी लोकतंत्र, आप इसके नाम से ही जान रहे होंगे कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र, इसका मतलब है कि ये जो लोकतंत्र है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा प्राथमिकता देता होगा, व्यक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता देता होगा। बात क्लियर है आपकी। और राज्य को क्या करता होगा, राज्य के कार्यों को कहीं ना कहीं सीमित करता होगा। अरे बात यही तो निकल रही है भैया, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। अरे पहले आप पढ़ चुके हैं ना, चाहे वो उदारवादी विचारधारा हो, चाहे मैंने आपको बताया नकारात्मक स्वतंत्रता हो, चाहे कुछ भी हो, नकारात्मक अधिकार हो, आप पढ़ चुके हैं कि जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाएगी वहां कहीं ना कहीं राज्य के कार्यों को सीमित किया जाएगा। पढ़ चुके हैं नहीं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अरे मेरे साथ ही कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। तो आप जानते कि आज जो अपनी क्लास हो रही है लगभग 6-7 दिन बाद हो रही है। मैंने आपको बताया मैं बिजी था, एग्ज़ाम थे मेरे 1-2, उसमें थोड़ा हो जाता है भाई, अपनी भी देखना पड़ता है, एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से तैयारी भी रखनी पड़ती है ना। तो चलिए, ये जो क्लास की लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र, ये कब अस्तित्व में आया, तो मैंने आपको बताया साथियों, ये जो अस्तित्व में आया ये 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। 19वीं शताब्दी, ये कब अस्तित्व में आया, तो 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। साथियों बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और सिलेबस में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आप लोग लगभग 80% पेपर तो सॉल्व कर ही देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए बात करते हैं। तो साथियों ये जो व्यक्तिवादी लोकतंत्र है ये एक परंपरावादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है। ये क्या है, यह परंपरावादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है। लिखिए ये क्या है, यह है परंपरावादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है मेरे साथी, यह परंपरावादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत है। ये जो साथियों व्यक्तिवादी लोकतंत्र है या क्लासिकी लोकतंत्र जो है, ये बड़े बड़े देशों के जो पश्चिमी देश हैं अपने, उनके आंदोलनों का परिणाम है। जैसे साथियों इंग्लैंड है अपना, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और पश्चिमी देश रूस वगैरह, इन सब के आंदोलनों का ये परिणाम माना जाता है। कौन, क्लासिकी लोकतंत्र। तो लिखिए यह, इसमें लिखिए यह इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के, पश्चिमी देशों के आंदोलनों का, आंदोलनों का परिणाम है। ये क्या है,
मैंने आपको बताया साथियों कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश हैं उन सबके आंदोलन क्या है, परिणाम माना जाता है। कौन? क्लासिकी लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र। ये जो क्लासी लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र साथियों, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देता है। क्या देता है? लिखिए आगे। क्लासिकी लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र व्यक्तिवादी लोकतंत्र क्या करता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां व्यक्तिवादी लिखा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या देगा? महत्व देगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है और राज्य के कार्यों क्या करता है? सीमित करता है। और राज्य की कार्यों को क्या करता है मेरे साथी? सीमित करता है। राज्य के कार्यों के क्या करता है मेरे साथी? सीमित करता है ना। क्लासिकी लोकतंत्र जो है, क्लासिकी लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? क्लासिकी लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र में मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। लिखिए, व्यक्तिवादी लोकतंत्र में, देखिए व्यक्तिवादी लोकतंत्र बोलूं मैं या फिर क्लासिकी लोकतंत्र बोलूं, आप लोग दिक्कत मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। व्यक्तिवादी लोकतंत्र में व्यक्तिवादी लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिक महत्व दिया गया है। बात क्लियर है आप लोगों की इतनी? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई दोस्तों, उतारते चलें, आप लोग दिक्कत ना ले किसी बात की। चलिए, तो इतनी बात क्लियर समझ में आई। आगे लिखे साथियों, जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वह उदारवादी लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में ही क्या आया? उभर कर सामने आया। यानी कि अमेरिकी संविधान जो है वो उदारवादी लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में ही उभर करके सामने आया। उदारवादी लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में क्या आया? उभर कर सामने आया। कहाँ के संविधान? तो अमेरिकी संविधान। लिखिए, अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान अमेरिकी संविधान उदारवादी लोकतंत्र, उदारवादी या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में, लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में उभर कर सामने आया। उभर कर क्या आया? सामने आया। एक है साथियों, आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा।
आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। एडम स्मिथ जैसे राजनीतिक विचारक, एडम स्मिथ की पुस्तक का उनकी पुस्तक का क्या नाम था, मैंने आपको बताया होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। तो उनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है भाई। उन्होंने उसी पुस्तक में लिखा कहा है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। साथियों, उन्होंने इसी पुस्तक में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो लेसस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? लेसस फेयर के सिद्धांत का, उस जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। कहाँ पर अकेला छोड़ दो भैया? कहाँ पर? बाजार में। कहाँ पर? बाजार में अकेला छोड़ दो। यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि जब सभी व्यक्ति अपने अपने आय में वृद्धि कर लेंगे तो स्वयं आय में वृद्धि, स्वयं राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। तो आर्थिक मैंने आपको बताया कि ये जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ ने लेसस फेयर के सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। कहाँ पर अकेला छोड़ दो? आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार जूनियर एडिट टीचर होते हैं, उनका एक एग्जाम था जूनियर हाई स्कूल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन उसमें आंसर में ये नहीं दिया था ऑप्शन में कि भाई व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, नहीं। उसमें आंसर में था, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, उसमें आंसर में था कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। तो बात सही है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि जैसा बता दी बिल्कुल वैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा साथियों। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में सफल हो जाएंगे। बात क्लियर है मेरी, है ना? तो मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ जैसे राजनीतिक विचारकों ने भी साथियों आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का क्या किया है? समर्थन किया है। लिखिए, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जैसे राजनीतिक विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साथियों एक थे अपने जॉन लॉक, नाम सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जॉन लॉक जो था, जॉन लॉक पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने सरकार या सत्ता को जनता की सहमति का परिणाम बताया। यानी जॉन लॉक क्या थे? जॉन लॉक पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने सरकार या सत्ता को क्या बताया? जनता की सहमति का परिणाम बताया। तो बात सही है भाई। लिखिए, जॉन लॉक पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने सत्ता या सरकार को जनता की सहमति का परिणाम बताया।
यहाँ कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, व्यक्तियों को प्राथमिकता यहाँ पर प्रदान की जा रही है, और राज्यों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीमित किया जा रहा है उसके कार्यों को। तो यहाँ पर लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र में मैंने आपको बताया कि भाई व्यक्ति प्राथमिक है, व्यक्तिवादी लोकतंत्र चल रहा है, अपने क्लासिकल लोकतंत्र चल रहा है। तो जॉन लॉक पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने सत्ता या राज्य को क्या बताया, सत्ता या सरकार को क्या बताया, जनता की सहमति का परिणाम बताया। लॉक ने साथियों प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार और संसदीय सरकार, विधि का शासन, प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र, इन सब का क्या किया है, समर्थन किया है। लिखिए, जॉन लॉक ने लॉक ने साथियों संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधित्व, सरकार, उत्तरदायी सरकार, है ना, इन सब का क्या किया है, समर्थन किया है। इन सभी का समर्थन किया है। क्या किया है मेरे साथी, इन सभी का समर्थन किया है। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो लॉक ने प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, संसदीय सरकार और आप लोग बताए मैंने उत्तरदायी सरकार और विधि का शासन, इन सभी का क्या किया है, समर्थन किया है। बात क्लियर, आगे समझ में इतनी। एक व्यक्ति थे साथियों मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू को आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब आप लोगों ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब हम लोग संविधान वाला पार्ट शुरू करेंगे तो उस समय आपको बताऊंगा। तो मोंटेस्क्यू है, एक मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का क्या किया है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यही शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली का भी क्या माना जाता है, आधार भी माना जाता है। मैंने आपको बताया कि मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक जो लिखी, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसी पुस्तक में उन्होंने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और यही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। बात क्लियर, आगे समझ में? चलिए, ये सभी बातें साथियों हमारी क्लास की लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र पर चल रही हैं। चलिए, क्योंकि अपने अपने विचार हैं सभी के, उन सभी को हम लोगों को देखना है। चलिए, तो लिखिए, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का, शक्तियों के पृथक्करण शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
प्रतिपादन किया है। यही पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार बना। बात क्लियर है? आगे भी समझ में। रूसो है साथियों। रूसो क्या कहा जाता है? रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक माना जाता है। तो रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैंने आपको बताया होगा कि हॉब्स का भी अपना विचार था, है ना, और लॉक का भी विचार था। तो जो अपने रूसो थे, रूसो ने सामान्य इच्छा पर अपना विचार दिया। इन सभी ने बताया, हॉब्स ने ही बताया कि भाई जो राज्य है, राज्य कैसे बना है, सरकार कैसे बनी। लॉक ने भी बताया कैसे बनी सरकार, कैसे बना राज्य। जहां मैंने आपको बताया हुआ कि जो हॉब्स थे, हॉब्स का जो समझौता था, सामाजिक समझौता, वो सामाजिक समझौता कैसा था? वो एक पक्षीय था। उसी समझौते से सरकार भी बनी, उसी समझौते से राज्य भी बना। वहीं अपना लॉक का बताया होगा, लॉक का जो समझौता था वो क्या था? द्विपक्षीय था। उसी एक समझौते से तो सरकार बनी, एक समझौते से साथियों राज्य बना। वहीं जो अपने रूसो थे, रूसो ने साथियों सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो रूसो जो थे, रूसो ने बताने का प्रयास किया, उन्होंने उनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक समूह में नहीं सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपे, और समाज का सदस्य होने के नाते उन सभी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग स्वयं भी कर सकेगा। ये कौन कहते हैं? तो ये रूसो कहते हैं। किसमें? अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में। तो मैंने आपको बताया रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जहां मैंने आपको बताया हॉब्स थे, हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था कि भाई, हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा था, जरा समझ लीजिए, हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने आपस में समझौता किया कि जिस प्रकार से मैं अपने अधिकार और शक्तियाँ किसी एक समूह या एक व्यक्ति में सौंप रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने अधिकार और शक्तियाँ एक व्यक्ति में सौंप दो। ये जो समझौता हुआ था, ये साथियों एक पक्षीय समझौता था, यानी कि केवल व्यक्तियों में समझौता हुआ था। राज्य जो सरकार थी, सरकार से कोई भी यहाँ पर शर्त नहीं रखी गई थी, ये बिना शर्त के हुआ था। वही लॉक का क्या था? लॉक के अनुसार कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने अपने अधिकार और शक्तियाँ किसमें सौंपी? एक जगह केंद्रित करी। इसके एक समझौते के तहत क्या, जो व्यक्तियों में समझौता हुआ, उस समझौते के तहत क्या बना? राज्य बना। और जो व्यक्ति और राज्य के बीच में जो समझौता हुआ, व्यक्ति और राज्य के बीच में समझौता हुआ, उससे क्या बनी? उससे हमारी सरकार बनी। तो ये जो समझौता था लॉक का, ये सशर्त समझौता था, इसलिए हम इसे द्विपक्षीय बोलते हैं। एक समझौता हुआ व्यक्तियों में, एक समझौता हुआ राज्य में और व्यक्तियों में। तो एक से सरकार बनी, एक से राज्य बना। बात क्लियर है? वही सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या था रूसो का? हमने आपको बताया, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक वर्ग या एक समूह या एक व्यक्ति में ना सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपे। किसको सौंपे? संपूर्ण समाज को सौंपे, और संपूर्ण समाज का सदस्य होने के नाते उन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं भी कर सकेगा। ये किसने कहा? तो ये साथियों हमारे रूसो ने कहा, सामान्य इच्छा के सिद्धांत में। ठीक है भाई, लिखिए। रूसो ने
लोकतंत्र की, लोकतंत्र की आत्मा के रूप में, लोकतंत्र की आत्मा के रूप में अपने सामान्य इच्छा, अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। तो इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो को क्या कहा जाता है साथियों? रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। और साथियों रूसो ने लोकतंत्र में जनता की सत्ता में, जनता की सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी का समर्थन किया है। जब तो उन्होंने कहा, जब तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपको बताया कि रूसो ने जनता की सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी का समर्थन किया है, कि सभी व्यक्तियों ने आपस में समझौता तो किया कि भाई उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं सौंपे अपने अधिकार और शक्तियां, एक वर्ग एक समूह में नहीं सौंपे, बल्कि सभी व्यक्तियों ने जो अपने अधिकार और शक्तियां सौंपे वो संपूर्ण समाज को सौंपे, संपूर्ण समाज को। और संपूर्ण समाज को सदस्य होने के नाते उन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकेगा, स्वयं भी उनका प्रयोग कर सकेगा। इसलिए जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का समर्थन किया किसने? रूसो ने। तो जनता की सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी का समर्थन करने वाले कौन थे? तो रूसो थे। लिखिए साथियों, रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो रूसो क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। रूसो ने जनता की सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी का समर्थन किया। ठीक है भाई। तो रूसो ने क्या किया? रूसो ने सत्ता में जनता की कैसी भागीदारी? प्रत्यक्ष भागीदारी का समर्थन करने वाले कौन थे? तो रूसो थे। चलिए साथियों इसको उतार लीजिए। चलिए आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहें। जब आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोगों की नॉलेज आपको बरकरार रहेगी। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन, ऐसा नहीं है आप लोगों से क्वेश्चन बच जाए। पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे। चलिए साथियों, एक है अपने वेंथम। कौन है भैया? वेंथम। वेंथम को क्या कहा जाता है? वेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। किसको? वेंथम को। तो जो अपने वेंथम है, वेंथम को क्या कहा जाता है? वेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। वेंथम ने साथियों स्पष्ट रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र का विचार दिया है। लिखिए, वेंथम ने स्पष्ट रूप से प्रतिनिधि
प्रतिनिधि लोकतंत्र का विचार दिया है, का विचार दिया है। वेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। जनक तो बेंथम को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है साथियों। बेंथम ने क्या कहा? बेंथम ने कहा साथियों प्रतिनिधि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित होता है। वेंथम ने क्या कहा कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वो किस पर आधारित होता है? वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित होता है। लिखिए, वेंथम ने कहा, वेंथम कहते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, वेंथम कहते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो अपना प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही समझा जाएगा, एक से अधिक नहीं समझा जाएगा। कौन मानते हैं? तो बेंथम मानते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट एक ही होगा, एक से अधिक उसका वोट नहीं होगा। कौन मानते भैया? बेंथम मानते हैं इस बात को। ठीक है। वेंथम क्या कहते हैं? वेंथम कहते हैं कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित है और बहुमत के शासन से संचालित होता है। वेंथम का क्या कथन है कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित होता है। लिखिए, वेंथम का कथन है, वेंथम का कथन है, वेंथम क्या कथन है मेरे साथी? वेंथम कहते हैं कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित होता है और बहुमत के शासन से संचालित होता है, और बहुमत के शासन से संचालित होता है। तो ये किसका कथन है मेरे साथी? वेंथम का कथन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित होता है और बहुमत के शासन से क्या होता है? संचालित होता है। ये किसका कथन है? तो ये साथियों वेंथम का कथन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है मेरे साथी, तो अब आगे बात समझने का प्रयास कीजिए। आगे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप लोग सोचेंगे, हैं गुरुजी ऐसे बात हो गया कहीं है? तो समझो जरा मेरी बात। वेंथम जो थे साथियों, वेंथम के बारे में कुछ और जान लें हम लोग। वेंथम ने केवल शिक्षितों को ही मत का अधिकार दिया है, यानी कि वेंथम केवल शिक्षित लोगों के लिए ही मत देने का अधिकार देना चाहते थे। वेंथम ने साथियों महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना चाहते थे, यानी वेंथम महिला विरोधी कहा जाता है किसको? वेंथम को। तो महिला विरोधी विचारक कौन है? वेंथम। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि महिला विरोधी विचारक निम्न में से कौन है? तो वेंथम।
तो बेंथम जो थे वो केवल शिक्षित लोगों के लिए ही मतदान का अधिकार देना चाहते थे, महिलाओं को मतदान से क्या करना चाहते थे, वंचित कर देना चाहते थे। जो बेंथम थे साथियों, बेंथम शिक्षित किसे माना बेंथम ने? मैंने आपको बताया कि बेंथम केवल शिक्षित लोगों के लिए ही मतदान का अधिकार देना चाहते थे। बेंथम ने शिक्षित किसे माना? देखिए बेंथम, अंतर है, सुनिए, बेंथम भी शिक्षितों को मतदान का अधिकार देना चाहते थे, और साथियों अपने जो जेएस मिल हैं, जेएस मिल भी शिक्षितों को मतदान का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। बेंथम ने जो शिक्षित माना, बेंथम ने शिक्षित उसे माना जो पढ़ना और लिखना जानते हों, जो पढ़ना और लिखना जानते हों। और जो जेएस मिल थे हमारे, जेएस मिल ने शिक्षित उसे माना जो पढ़ना, लिखना और गिनना जानते हों, और गिनना जानते हों। आगे चल करके जेएस मिल कहते हैं कि मतों को तोला नहीं बल्कि मतों को गिनना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। कौन कहते हैं? जेएस मिल कहते हैं आगे चल करके। तो मैंने आपको बताया साथियों कि बेंथम जो थे, बेंथम शिक्षितों को मताधिकार देना चाहते थे और महिलाओं को मताधिकार से क्या करना चाहते थे? वंचित कर देना चाहते थे। लिखिए, बेंथम बेंथम केवल शिक्षितों को ही, बेंथम केवल शिक्षितों को ही मताधिकार देना चाहते थे, मताधिकार देना चाहते थे। और महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना चाहते थे, वंचित महिलाओं को मताधिकार से क्या करना चाहते थे? वंचित करना चाहते थे। कौन? मिल, सॉरी बेंथम। तो बेंथम जो साथियों, बेंथम इंग्लैंड की जो संसद थी, इंग्लैंड की संसद का कार्यकाल 1 वर्ष कर देना चाहते थे। कितना कर देना चाहते थे बेंथम? बेंथम इंग्लैंड की संसद का कार्यकाल 1 वर्ष कर देना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो जो लॉर्ड सभा है उसके लॉर्ड सभा के विरोधी माने जाते हैं। कौन? बेंथम। तो इंग्लैंड की जो लॉर्ड सभा है, जो उच्च सदन है, उसके क्या थे? वो विरोधी थे। क्योंकि लॉर्ड सभा किस पर आधारित होता है? लॉर्ड सभा वंशानुगत शासन पर आधारित होता है। यानी कि हमारे दादा सांसद थे, हमारे पापा सांसद हैं, हम सांसद होंगे, हमारी औलाद सांसद होगी, फिर उनकी औलाद सांसद होगी, उनकी औलाद सांसद होगी। ये क्या है? ये वंशानुक्रम है, वंशानुगत शासन पर आधारित होता है। कौन? लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा के क्या माने जाते हैं? बेंथम विरोधी माने जाते हैं। और बेंथम इंग्लैंड की संसद का कार्यकाल कितना चाहते थे? वो 1 वर्ष कर देना चाहते थे। लिखिए साथियों आगे, बेंथम इंग्लैंड की संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष करने के पक्षधर थे, और लॉर्ड सभा के विरोधी थे। को लॉर्ड सभा के क्या थे? विरोधी थे। क्योंकि क्यों थे विरोधी भाई? क्योंकि लॉर्ड सभा क्या होता है? लॉर्ड सभा
वंशानुगत शासन पर आधारित होता है। वंशानुगत शासन पर आधारित है। कौन चाहते थे? तो बैंथम चाहते थे मेरे साथी। इतनी बात क्लियर है। जरा इसे उतारिए, उसके बाद हम जेएस मिल के बारे में बात करते हैं। बात इतनी तो समझ में आ गई कि भाई ये शिक्षितों को ही मताधिकार देना चाहते थे, महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर देना चाहते। इन्होंने शिक्षित किसे माना? शिक्षित उसे माना जो पढ़ना लिखना जानते हों। बल्कि जेएस मिल ने शिक्षित किसे माना? जो पढ़ना लिखना और गिनना गिनना जानते हों। चलिए, आज मैं प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि क्लास की लोकतंत्र है, व्यक्तिवादी जो लोकतंत्र है, इसको हम समाप्त कर दें। जितने भी विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं इसके संबंध में, वो हम लोग बिल्कुल क्लियर बता दें आप लोगों को। एक था अपने जेएस मिल। जेएस मिल का कौन नहीं जानता भाई? जेएस मिल को कौन नहीं जानता? जेएस मिल का स्वतंत्रता पर विचार आप सभी ने पढ़ा है ना? जेएस मिल मतलब एक प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता के सर्वाधिक समर्थक जो माने जाते हैं, सर्वोत्तम समर्थक जो माने जाते हैं, वो जेएस मिल ही माने जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता या फिर साथियों क्लास की लोकतंत्र। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता पर इनका काफ़ी अच्छा विचार भी था, है ना? इनकी एक पुस्तक थी, किसकी? जेएस मिल की, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि व्यक्ति अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर क्या है? संप्रभु है। इन्होंने सब शरीर का अर्थ अलग बताया, मस्तिष्क का अर्थ अलग बताया। मस्तिष्क का अलग अर्थ इन्होंने बताया कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शरीर का अर्थ बताया इन्होंने कार्यों की स्वतंत्रता से। तो ये सभी विचार अपने थे, हमने बताए होंगे लेकिन यहाँ पर वो विचार नहीं ला सकते हम। तो जहाँ जो टॉपिक होता है वहीं पढ़ने में आनंद आता है। तो फिलहाल आज के लिए समझिएगा कि जो जेएस मिल जो थे वो गुणात्मक या नैतिक पहलू पर बल दिया है। जेएस मिल ने गुणात्मक एवं नैतिक पहलू पर बल दिया है। मिल का मानना है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, मिल कहते हैं कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहाँ के लोग ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण होंगे। मैंने आपको बताया मिल ने गुणात्मक एवं नैतिक पहलू पर बल दिया है। मिल कहते हैं कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां के लोग ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण होंगे। मिल कहते हैं कि अपनी जो सरकार है, यानी कि हमारी जो सरकार है, जिस भी राष्ट्र में आप रहते हैं, अपनी सरकार चाहे जैसी भी हो, खुद की सरकार चाहे जैसी भी हो, वह दूसरे की सरकार से अच्छी होती है। सही बात है, वह दूसरे की सरकार से अच्छी होती है। लिखिए साथियों जरा जेएस मिल भाई साहब के बारे में लिखिए। जेएस मिल, जेएस मिल यानी कि जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके पिताजी का क्या नाम था भाई? अरे इनके पिताजी का नाम अगर कोई बता दे तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। इनके पिताजी का क्या नाम था? अरे है किसी को पता नहीं? इनके पिताजी का नाम जेएस मिल के, जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल। ध्यान रखिएगा, जेम्स मिल। चलिए, तो जो जेएस मिल है, अपने जेएस मिल के बारे में लिखना स्टार्ट करें साथियों। देखो लिखते लिखते मेरे भी हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा। कोशिश पूरी रहेगी कि पूरा आप लोगों को जो नोट्स हैं वो आपको दिए जाएँ, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि साथियों बहुत समय लगता है कंटेंट बनाने में, कंटेंट आपको पढ़ाने में, और दूसरी बात होती है डिलीवर करने में। मेन बात होती है डिलीवर, यानी कि जब तक हम कोई भी चीज़ पढ़ा नहीं पाएंगे तब तक हम लोग किस प्रकार से दूसरे को समझा पाएंगे भाई? नहीं हो सकता। तो लिखिए, जेएस मिल ने गुणात्मक एवं नैतिक पहलू पर बल दिया है। जेएस मिल ने
गुणात्मक एवं नैतिक पहलू पर बल दिया। जेएस मिल मानते हैं कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है, लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है, लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है, हो सकता है जहां के लोग ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण होंगे। जहां के लोग क्या होंगे? ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण होंगे। तो लोकतंत्र वहीं संभव है जहां के लोग क्या हैं? कर्तव्यपरायण एवं ईमानदार होंगे। आगे लिखिए, मिल कहते हैं कि मिल क्या मानते हैं? मिल मानते हैं कि अपनी सरकार, मिल क्या मानते हैं? मिल कहते हैं कि अपनी सरकार चाहे जैसी भी हो, मिल कहते हैं कि मिल कहते हैं कि अपनी सरकार चाहे जैसी भी हो, वह दूसरे की सरकार से अच्छी होती है। चलिए भाई, बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को? तो मिल ने गुणात्मक एवं नैतिक पहलू पर बल दिया है। मिल मानते हैं कि लोकतंत्र वहीं संभव है जहां के लोग ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण होंगे। मिल कहते हैं कि अपनी सरकार चाहे जैसी भी हो, वह दूसरे की सरकार से क्या होती है? अच्छी होती है। मिल कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां सभी लोग भागीदारी करें, परंतु समाज में सभी लोग बुद्धिमान एवं शिक्षित, ईमानदार एवं चरित्रवान नहीं होते हैं। मिल कहते हैं, तो लिखिए, मिल कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है मिल कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें सभी लोग भागीदारी करें, भागीदारी करें। परंतु समाज में सभी लोग क्या नहीं होते? परंतु समाज में सभी लोग बुद्धिमान, ईमानदार एवं कर्तव्य परायण नहीं होते। तो मिल कहते हैं कि अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां सभी लोग क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि परंतु समाज में सभी लोग ईमानदार, बुद्धिमान, कर्तव्यपरायण नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, कर्तव्यपरायण शिक्षित नहीं होते हैं। मिल कहते हैं कि साथियों, मैंने आपको बताया कि मिल ने
उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार दिया जो पढ़ना लिखना और गिनना जानते हों। लिखिए, मिल उन्हीं लोगों को मतदान के समर्थक थे, मतदान के अधिकार के समर्थक थे जो पढ़ना लिखना एवं गिनना जानते हो। गिनना जानते हो। तो जेएस मिल जो थे साथियों, मैंने आपको बताया जेएस मिल किन लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहते थे? जो शिक्षित थे। और शिक्षित किसे माना उन्होंने? जो पढ़ना लिखना एवं गिनना जानते हों। इन्होंने क्या माना? इसको शिक्षित माना। मिल ने साथियों योग्यता के आधार पर मतदान का समर्थन किया है। योग्यता के आधार पर मतदान का समर्थन किया है। मिल कहते हैं कि जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतना क्या दिए, उसको उतने ही मतदान का अधिकार देना चाहिए। जिसकी जो शिक्षित ज़्यादा हो, यानी कि जो पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, उसे ज़्यादा मत देने का अधिकार हो। जो कम पढ़ा लिखा हो, जो कम शिक्षित हो, उसे कम मत देने का अधिकार हो। ये कौन मानते हैं? तो भैया अपने जेएस मिल मानते हैं। चलिए, जेएस मिल जो थे, मिल क्या थे? मैंने आपको बताया साथियों कि जो मिल थे वो शिक्षितों को ही मतदान का अधिकार देना चाहते थे। शिक्षित मतलब पढ़ना लिखना और गिनना जो जानते हो। ठीक है भाई। तो मिल आगे लिखें, मिल योग्यता के आधार पर मतदान करने का अधिकार देना चाहते थे। किसके आधार पर भैया? मतदान के अधिकार के मतदान योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर मतदान के अधिकार को देना चाहते थे। मिल कहते हैं कि जो ज़्यादा शिक्षित हो उसे ज़्यादा मत देने का अधिकार हो। उसे ज़्यादा मत देने का अधिकार हो। और जो कम शिक्षित हो उसे कम मत देने का अधिकार हो। तो क्या चाहते थे भाई? जेएस मिल चाहते थे कि ये योग्यता के आधार पर मतदान का अधिकार देना चाहते हैं कि जो ज़्यादा शिक्षित हो, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे ज़्यादा मत देने का अधिकार हो। और जो कम पढ़ा लिखा है, जो कम शिक्षित है, पढ़ना लिखना और गिनना कम जानता है, उसे कम मत देने का अधिकार प्राप्त हो। जेएस मिल का कथन है साथियों, जेएस मिल कहते हैं कि मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। मिल का कथन है मिल का कथन है, क्या कथन है? कि मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए।
मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। कौन मानते हैं? तो मिल का ये कथन है साथियों। जेएस मिल जो थे साथियों, जेएस मिल महिलाओं के मतदान के अधिकार के क्या थे? समर्थक थे। महिलाओं को मतदान के अधिकार को देना चाहते थे। कौन? जेएस मिल। वहीं बेंथम हमारे जो गुरु थे, किसके? बेंथम जो गुरु थे किसके? जेएस मिल के। तो जेएस मिल बेंथम के चेला थे। तो बेंथम महिलाओं को मतदान से दूर रखना चाहते थे और वहीं जेएस मिल मतदान का अधिकार महिलाओं को देना चाहते थे। दोनों में अंतर है। चेला एक कदम और है, चेला जो है एक कदम आगे हैं। तो जो बेंथम थे साथियों, मैंने आपको बताया बेंथम का कथन है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। ये किसका कथन है? सॉरी, ये अपना मिल का कथन है, जेएस मिल का कथन है। बेंथम याद आ जाता बार बार। तो क्या है कि ये गुरु चेला थे, हो जाता। तो मैंने आपको बताया कि जेएस मिल का कथन है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। और जेएस मिल जो थे, जेएस मिल मैंने आपको बताया महिलाओं के मतदान के समर्थक थे। महिलाओं के मतदान के समर्थक कौन माने जाते हैं? जेएस मिल माने जाते हैं। यहाँ पर जेएस मिल लिखिएगा, जेएस मिल। तो जेएस मिल का ये कथन माना जाता है साथियों कि मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। अगर मैंने गलती से इसमें बेंथम बोल दिया हो तो ये बेंथम का नहीं है बल्कि जेएस मिल का है। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आई? यहाँ पर इतना रफ कीजिए आप लोग, उसके बाद लिखें। चलिए, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी सी मेहनत और करें आप लोग, क्योंकि मेरे साथी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है, अपने परिवार के लिए फ़ायदा है। हम तो कोशिश करेंगे कि अपने परिवार से पढ़ के एक दो बच्चे सिलेक्शन लें, परिवार का नाम करें, माता पिता का नाम करें अपने। नया बैच लॉन्च बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि नई भर्ती के संबंध में जैसी ही जानकारी हमको मिलती है मैं आपको वैसे ही नया बैच स्टार्ट कर दूंगा। उसमें 3 क्लास से अपने हो करेंगे डेली के डेली, कोई चिंता नहीं करनी मेरे साथी। जल्दी 3 से 4 महीने में हम सिलेबस उसमें ख़त्म कर देंगे। चलिए साथी आगे लिखिए। मिल जो थे, मिल, जेएस मिल, जेएस मिल महिलाओं के मताधिकार के समर्थक थे। तो जेएस मिल क्या थे? जेएस मिल भाई साहब महिलाओं को मतदान का अधिकार देना चाहते थे, समर्थक थे। तो जेएस मिल महिलाओं के मताधिकार के क्या थे? समर्थक थे। जेएस मिल ने साथियों विधायिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए, जेएस मिल ने विधायिका में यानी संसद में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या किया है? प्रतिनिधि का समर्थन किया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। ठीक है, चलिए साथियों तो लिखिए जेएस मिल ने मिल बहुत अच्छे विचारक थे साथियों, स्वतंत्रता के अच्छे समर्थक थे ये, और अच्छे विचारक मुझे लगते हैं। मैं जब भी ज़्यादा पढ़ता हूँ जेएस मिल को ही पढ़ता हूँ। चलिए, जेएस मिल जो थे, जेएस मिल ने विधायिका में, जेएस मिल ने विधायिका में अल्पसंख्यकों की भागीदारी के लिए
आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है, प्रणाली का समर्थन किया है। तो उन्होंने विधायिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सी प्रणाली का समर्थन किया है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है साथियों। जे.एस. मिल जो थे, जे.एस. मिल मानते हैं, मिल ने कहा कि लोकतंत्र में लोक मत को महत्व दिया जाना चाहिए। तो साथियों जे.एस. मिल लोकतंत्र में लोक मत मतलब व्यक्ति के मत को महत्व देना चाहते थे, और उन्होंने महत्व देते हुए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता एवं सदाबहार का डंडा दे देना चाहिए, जिससे शक्ति का अंधे एवं कुर्सी के दीवाने इन राजनीतिज्ञों की खबर जनता ले सके। चलिए लिखिए, मिल ने लोकतंत्र में लोक मत को महत्व देते हुए कहा, मिल ने लोकतंत्र में लोकमत को महत्व देते हुए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता एवं सदाबहार का डंडा दे देना चाहिए। लिखिए, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता एवं सदाबहार का डंडा देना चाहिए, जिससे शक्ति के अंधे एवं कुर्सी के दीवाने इन राजनीतिज्ञों की खबर जनता ले सके। तो जे.एस. मिल साथियों, जे.एस. मिल ने लोकतंत्र में लोक मत को, किसको भैया? व्यक्ति के मत को, लोगों के मत को, कहां पर? लोकतंत्र में महत्व देते हुए कहा कि यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है, जिस प्रकार से वर्तमान स्वरूप को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हुए आप लोग इस कथन को समझ सकते हैं। किसका कथन है ये? जे.एस. मिल का, कि यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता एवं सदाबहार का डंडा दे देना चाहिए, जिससे शक्ति के अंधे और कुर्सी के दीवाने राजनीतिज्ञों की खबर जनता ले सके। ये किसका कथन है मेरे साथी? तो ये जे.एस. मिल का कथन है। तो साथियों
आज की क्लास बहुत लंबी हो गई। आज के लिए मैं बस इतना ही चाहूँगा। कल हम लोग क्लास के लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं और विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र को हम लोग कल पूरा कर लेंगे। ठीक है साथियों, ये बिल्कुल आप लोग तैयार करें अच्छे से। तो बने रहें साथियों, पेपर की चिंता ना करें, पेपर आपका होगा। बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी करते रहें। मैं आपके साथ हूँ, परिवार अपना आपके साथ है। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।